थोड़ा सा मैं आरटीआई के बेसिक्स पे आके और फिर हाउ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कैन बी यूज्ड इन दिस पेंडेमिक टाइम, मैं उस पे आऊंगा एंड देन वी विल हैव क्वेश्चन आंसर सेशन इफ टाइम अलाउज, राइट। सो इन ऑर्डर टू नो कि इसका पेंडेमिक में कैसे इस्तेमाल हो सकता है, कुछ बेसिक्स जो आरटीआई कानून के जो फंडामेंटल पॉइंट्स हैं उसको जानना जरूरी है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंफॉर्मेशंस कहते किसे हैं, what is information, especially as defined in the right to information act। तो मैं एक चीज शेयर कर रहा हूं, आप देखिए उसको, ठीक है। Can you see section 21F? Wait, can you see section 21F here? Information means any material in any form, including records, documents, memos, emails, opinions, advices, press release, circulars, ऑर्डर्स, लॉगबुक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स। और इस तरीके से इंफॉर्मेशंस के अंदर जो आरटीआई के अंदर जो टर्म डिफाइंड है इंफॉर्मेशंस, वो बहुत व्यापक चीजों को कवर करता है ना, लगभग सारे चीजों को कवर करता है जो इंफॉर्मेशंस का डिफिनेशन है आरटीआई एक्ट में। उसके बाद है कि इंफॉर्मेशन हम किससे मांग सकते हैं, है ना, किसके पास इंफॉर्मेशंस रहती है। सरकार में किसके, अगर एप्लीकेशंस हमको फाइल करना हो तो हम कहाँ करेंगे, सरकार में किसके पास एप्लीकेशंस फाइल करेंगे। तो क्या किया है इस कानून ने, प्रत्येक जो सरकारी डिपार्टमेंट है, सरकार का जो डिपार्टमेंट है, एवरी डिपार्टमेंट, सो इन एवरी डिपार्टमेंट एन ऑफिसर हैज बीन डेजिग्नेटेड एज इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। सो जैसे अगर स्टेट गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट है, उसके हेल्थ मिनिस्ट्री में, उसके एजुकेशन मिनिस्ट्री में, कुछ भी, तो वहां पे हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक ऑफिसेज में वहां के ऑलरेडी जो कोई ऑफिसर हैं उन्हीं को डेजिग्नेट कर दिया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है कि इसमें कोई नए ऑफिसर का या किसी नए व्यक्ति का अपॉइंटमेंट नहीं होता है एज ए पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। जो उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जैसे एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ले लें, तो ऐसा नहीं है कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कोई अपॉइंट होगा नए तरीके से। जो ब्रांच मैनेजर हैं, ही और सी विल बी डेजिग्नेटेड एज द इंफॉर्मेशन पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और हम उन्हीं के पास अपना एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन रहता किसके पास है, उसको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ने पब्लिक अथॉरिटी के रूप में डिफाइन किया है कि इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन है दैट विल लाई विद द पब्लिक अथॉरिटी। सो पब्लिक अथॉरिटी मींस व्हाट? इफ यू कैन सी सेक्शन 2H that I am right now sharing on the screen, public authority is defined as public authority means any authority or body or institution of self government established or constituted by or under the constitution। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशंस में जो जैसे इलेक्शन कमीशन है ना, ये भी एक पब्लिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के द्वारा हुआ है। तो कोई भी बॉडी जिसका फॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के द्वारा हुआ है, कोई भी बॉडी जिसका फॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के द्वारा हुआ है, वो पब्लिक अथॉरिटी कंसीडर किया जाएगा राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए, या बाय एनी अदर लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है और उसमें स्पेसिफिकली किसी बॉडी को वो पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर करते हैं, सो दैट बॉडी विल बी कंसीडर्ड अ पब्लिक अथॉरिटी बाय एनी अदर लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। सो अगर स्टेट लेजिस्लेचर भी सिमिलरली, जैसे सेंट्रल लेजिस्लेचर है उस तरीके से अगर स्टेट लेजिस्लेचर भी कोई कानून बनाती है और कोई स्पेसिफिकली उसके अंदर कोई बॉडी बनाया जाता है, सो दैट विल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, और बाय नोटिफिकेशन इशूड और ऑर्डर मेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और इस तरीके से अगर कोई स्पेसिफिक ऑर्डर इशू हुआ कि हाँ आज से ये डिपार्टमेंट जो है दैट विल बी कंसीडर्ड अ पब्लिक अथॉरिटी, so that will be considered a public authority। so ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है कि इंफॉर्मेशन क्या है और हम किससे इंफॉर्मेशन
डिमांड कर सकते हैं। Record right to information. Similarly, right to information is defined in section 2J. If you can see here, right to information means the right to information accessible under this act, which is held by or under the control of any public authority and includes the right to inspection of works, documents or records. तो मैं इसी चीज की बात कर रहा था, जैसे इसको भी आप ले लीजिए कि सपोज ये बोलता है कि इंस्पेक्शंस ऑफ वर्क जो है, किसी सरकारी दफ्तर में आप जा सकते हैं और वहां चीजें कैसे चल रही है नहीं चल रही है, उसका आप एक तरीके से उसको आप चेक कर सकते हैं, उसको स्क्रूटिनाइज कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। सो मान लिए कि अभी एम्स में या बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों में जो ऑक्सीजन की किल्लत चल रही है ना, वन कैन फाइल एन आरटीआई एप्लीकेशन एंड आस्क द कंसर्न पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कि हम वेरीफाई करना चाहते हैं, हम स्क्रूटिनाइज करना चाहते हैं कि आपके यहाँ पे इंफॉर्मेशन, आपके यहाँ पे सिलेंडर कितना है, ऑक्सीजन सिलेंडर कितना है, वेंटिलेटर कितना है, क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या व्यवस्थाएं नहीं है। Coming to one more point, I'll come with RTI rejection, जो सबसे important point है इसमें कि किस ग्राउंड पे हम RTI को रिजेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट के लोग RTI को रिजेक्ट कर सकते हैं किस ग्राउंड पे, तो वो दैट इज डिफाइंड इन सेक्शन 8 ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। कि मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए, बिकॉज टाइम कम है, सो आई विल हैव टू illustrate its importance, RTI important in the time of pandemic. So I'll just go about in gist कि RTI को किस ग्राउंड पे रिजेक्ट किया जा सकता है। बेसिकली जो आपके फॉरेन सिक्योरिटी को या सोवरेनिटी को या इकोनॉमिक सिक्योरिटी को, स्टेट के इकोनॉमिक सिक्योरिटी को जो इफेक्ट करता है, उस तरीके के जो एप्लीकेशंस है वो आपको डिनाई कर दिया जाएगा, है ना, वो आपको इंफॉर्मेशन नहीं दिया जा सकता है। जैसा कि यू कैन सी इन सेक्शन 8, notwithstanding anything contained in this act, there shall be no obligations to give any citizen information disclosure of which would prejudicially affect the sovereignty and integrity of India, the security, strategic, scientific or economic interest of the state, relation with foreign state or lead to incitement of an offense. So अगर आप कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन मांगते हैं जिससे किसी दूसरे देश के साथ भारत का संबंध खराब हो, या उससे किसी अपराध को बढ़ावा मिले, या उससे जो स्टेट का इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हो, इकोनॉमिक इंटरेस्ट वो हैम्पर हो, तो वो इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिया जा सकता। और इस तरीके से एक पूरी लिस्ट है कि कौन इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिया जा सकता है, वो सेक्शन 8 में है। आप लोग बाद में भी अपने स्तर से उसको देख सकते हैं। कमिंग टू दिस पॉइंट कि RTI इन द टाइम ऑफ पेंडेमिक जो हमारा टॉपिक है, और इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अभी के संदर्भ में, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट। सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट, देखिए सेक्शन 7 में आप जाएंगे, बिफोर वेट, यस, सेक्शन 7, wait just for a second. देखिए यहाँ पे सेक्शन 7(1) के प्रोविजो में, प्लीज गो थ्रू द प्रोविजो ऑफ सेक्शन 7, provided that where the information sought for concerns the life or liberty of a person, the same shall be provided within 48 hours of the receipt of the request. So this is a very important and a very powerful provision of the Right to Information Act that I think can be used in this time of pandemic to make the system, to make the government accountable. So कोई भी इंफॉर्मेशन जो लाइफ और किसी भी व्यक्ति के लाइफ और लिबर्टी से संबंधित है, वो इंफॉर्मेशन क्या है कि 48 घंटों के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट को, अगर हेल्थ डिपार्टमेंट है तो हेल्थ डिपार्टमेंट, और कोई डिपार्टमेंट है तो 48 घंटों के अंदर वो इंफॉर्मेशन देना है। जनरली क्या है, जनरली जो आप RTI एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो उसका जो टाइम फ्रेम है, आपको रिस्पॉन्स मिलने का जो टाइम फ्रेम है वो 30 दिनों का टाइम फ्रेम होता है ना, कि अगर आप कोई एप्लीकेशन फाइल करते हैं सो यू विल गेट योर रिस्पॉन्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट इन विच यू आर फाइलिंग RTI
within 30 days of your filing of RTI applications. But in case अगर कोई पॉइंट है, कुछ इस तरीके का सब्जेक्ट मैटर है जो आपके लाइफ और लिबर्टी को प्रभावित करता है, तो वो 48 घंटे के अंदर स्टेट को देना है। तो मुझे लगता है जैसे अभी फिलहाल के वक्त में कुछ भी सिस्टम देख रहे हैं, सारा सिस्टम कैसे कोलैप्स कर गया है, लोगों के पास कोई जानकारी नहीं है। और ये भी एक टाइम फ्रेम है, इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि इंफॉर्मेशन कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए किसी के पास कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, सब लोग ट्विटर पे, फेसबुक पे डेस्परेट अपील्स डाल रहे हैं कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए, हमको एक आईसीयू बेड चाहिए, वेंटिलेटर बेड चाहिए, सब आप लोग देख ही रहे होंगे। तो कोई एक इंफॉर्मेशन का एक कोई डेफिनेट स्रोत नहीं है। कुछ लोगों को पता नहीं है कि कहाँ कौन चीजें कैसे अवेलेबल है, मिल रही है नहीं मिल रही है, किस सरकारी डिपार्टमेंट में कितना किस सरकारी हॉस्पिटल में कितना बेड खाली है, सरकार के पास कितना ऑक्सीजन सिलेंडर्स है नहीं है, उसका बंटवारा कैसे हो रहा है, किस राज्यों को कितना दिया जा रहा है, जरूरत के अनुसार दिया जा रहा है या उसे किसी को ज्यादा किसी को कम एलोकेट किया जा रहा है आर्बिट्रेरली। तो ये सब सारा चीज आई थिंक बाय यूजिंग this section by this provisions of the RTI Act, that if the subject matter of information concerns the life and liberty of a person, then the informations must be given within 48 hours of the filing of the RTI Act. तो आप ऑनलाइन भी एप्लीकेशन आप लोग भी चेक कर सकते हैं इसको फाइल करके। मान लिए कि पूछना है सरकार के पास अभी एम्स में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कितने ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, पर्याप्त हैं नहीं हैं, कितने वेंटिलेटर्स बेड अवेलेबल हैं। देखिए एक तो है कि भाई जिस तरीके से अभी पेंडेमिक है, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, वो एक दूसरी चीज हो गई जहां लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, एक एक मिनट के में जीवन मरण का प्रश्न है। तो उस समय तो आरटीआई हेल्प नहीं कर सकता है, लेकिन जिस चीज में हेल्प कर सकता है वो है कि जो सिस्टम, जो गवर्नमेंट है या जो स्टेट डिपार्टमेंट है, जो सिस्टम है जो इंफॉर्मेशन को कंसील कर रहा है, लोगों के पास आने नहीं दे रहा है उस इंफॉर्मेशन को, कम से कम वो सारे इंफॉर्मेशन को हम इस प्रोविजंस का इस्तेमाल करके और बाहर ला सकते हैं कि सरकार के पास अभी कितने ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं नहीं है, कितने बेड आए हैं। जैसे अभी बाहर से इतने रोज आप देख रहे होंगे, अमेरिका से, स्विट्जरलैंड से, फ्रांस से, हर जगह से मदद आ रही है, बहुत सारी दवाइयां आ रही है, बहुत सारे ऑक्सीजन टैंकर्स आ रहे हैं, फिर से वेंटिलेटर्स आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद उनका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, किसको दिया जा रहा है, वो फंक्शनल हुआ है कि नहीं हुआ है, वो ऑपरेशनल हुआ है कि नहीं हुआ, ये इंफॉर्मेशन किसी को भी नहीं मालूम है। पता नहीं इफ यू आर अवेयर अबाउट दिस और नॉट। अभी जो पिछले साल कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर्स, वेंटिलेटर्स जो खरीदे गए थे, जो फर्स्ट वेव आया था गुजरात में, वो अभी तक अनपैक भी नहीं हुए हैं, अभी तक अनपैक भी नहीं हुआ है। आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू अ लाइव मिंट रिपोर्ट एंड इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग टू नो दैट those ventilators have not even been unpacked till date. So ये सब इंफॉर्मेशन कम से कम इस चीजों का इस्तेमाल करके लाया जा सकता है और उसको पब्लिक डोमेन में डाला जा सकता है, उसके थ्रू प्रेशर बनाया जा सकता है। So I think this is a very important provisions of the RTI Act, section proviso to section 7, जो इंफॉर्मेशन लाइफ एंड लिबर्टी को कंसर्न करता है, उनका इंफॉर्मेशन 48 घंटे के अंदर आप मांग सकते हैं और आप ऑनलाइन एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी, सॉरी सर फॉर इंटरप्शन सर। सर 2 मिनट बचे हैं, आफ्टर 2 मिनट दिस लिंक विल एंड, so I request all the student to rejoin on the same link by clicking on the same link और ज्वाइन कर लें, अगर 2 मिनट बाद ये लिंक एंड हो जाएगी। ओके, यस we can have question and answer session then, right? आज टाइम्स ऑफ इंडिया में भी तो दिया है इंदौर एडिशन में कि वो गवर्नमेंट बोल रही है कि कोर्ट का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि कोर्ट इज नॉट एक्सपर्ट ऑन मेडिकल फील्ड पे, और इस पे हम लोग एक्सपर्ट्स की जांच कर सहायता लेकर ये सब कर रहे हैं जी। तो कोर्ट इस सब बारे में माथापच्ची ना करें, इंटरवेंशन क्यों कर रही है एग्जीक्यूटिव के साथ? राइट। हाँ, तो यही बात है कि इस तरीके से पूरा जो सिस्टम है वो पूरा अगर कोई उसको अकाउंटेबल बनाने की कोशिश भी कर रहा है तो यू कैन सी कि किस तरीके से वो लोग उसको
रिस्ट्रेन कर रहे हैं या किस तरीके से उसको रजिस्ट कर रहे हैं, उस अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को रजिस्ट कर रहे हैं. So yeah, I think just 1 minute is left, so we can join again using the same link and have question answer session then. Let me tell you कि आप इतनी अच्छी तरह से बारीकी से एक एक पॉइंट को इतनी कॉम्प्रिहेंसिव डील कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, we can have questions answer session now. And थोड़ा और एक दो important point रह गया है. I can talk about that also in 2-3 minutes, right? Yes. Okay. In the next session, like after the when we will join the next session, the question answer round will start. So it is requested सभी rejoin करें और question answer जिसके कोई भी doubt है या फिर कोई confusion है वो सर से पूछ सकते हैं.